डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः से आप सभी का महर्षि अरविंद कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत। बेटा, आज बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के लिए हमारा अगला टॉपिक है बेटा पॉपुलेशन इकोलॉजी। नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या है बेटा, पॉपुलेशन इकोलॉजी, यानी कि बेटा समष्टि पारिस्थितिकी। समष्टि पारिस्थितिकी ठीक। समष्टि पारिस्थितिकी क्या होता है बेटा? समष्टि पारिस्थितिकी को समझने से पहले, जानने से पहले हम एक शब्द है इसमें समष्टि। यह समष्टि क्या होता है बेटा? समष्टि को हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं बेटा? पॉपुलेशन कह रहे हैं। इस पॉपुलेशन का मतलब क्या है? इसके अलावा एक शब्द आता है आबादी और समष्टि। इन दोनों में अंतर क्या है बेटा? समष्टि भी कुल संख्या है, आबादी भी कुल संख्या है, जीवों की कुल संख्या आबादी, जीवों की कुल संख्या समष्टि। परंतु इन दोनों में अंतर क्या है बेटा? जो समष्टि है, समष्टि तो बेटा एक जाति के, समष्टि क्या है बेटा? एक जाति के कुल जीवों की संख्या है। एक जाति के कुल जीवों की संख्या है। एक जाति के कुल जीवों की संख्या है, ठीक बेटा। जबकि जो आबादी है ना बेटा, यह आबादी है ना, किसी विशेष आवास में पाए जाने वाली सभी जातियों के जीवों की कुल संख्या है, ठीक बेटा। तो समष्टि क्या है? किसी आवास में पाए जाने वाले एक जाति के जीवों की कुल संख्या है। और आबादी क्या है बेटा? सभी जातियों के जीवों की कुल संख्या है, ठीक। तो बेटा जो हमारा पर्पज है वो है समष्टि से है। तो समष्टि क्या है? एक जाति के जीवों की संख्या है बेटा। बेटा कोई ये आवास है, समझ कीजिए, ये कोई आवास क्षेत्र है जहां पर जीव पाए जाते हैं बेटा। इसमें बेटा मनुष्य रह रहा है, जैसे मानव रह रहा है बेटा, ठीक। ये मानव का रहने योग्य आवास स्थल है पूरा की पूरा। तो बेटा इस पूरे क्षेत्र में ना निश्चित समय में बात करेंगे हम, निश्चित समय में। और इसका बेटा क्या होगा बेटा? निश्चित क्षेत्रफल है, निश्चित समय। और दूसरा क्या शब्द आ जाएगा? निश्चित क्षेत्रफल, निश्चित क्षेत्रफल, ठीक बेटा। निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल पर, और ये कोई क्या है? विशेष आवास हो गया। विशेष आवास का अर्थ है कि जैसे हमने इसको ले लिया है, खेड़ली मान लिया है, आपने समझ लीजिए, क्या मान लिया है? खेड़ली मान लिया है। तो खेड़ली में हमें मानव की संख्या देखनी है। मानव के साथ साथ भाई इसमें क्या है? पशु भी हैं, गाय भी है, भैंस भी है, बकरियां भी हैं, अन्य जीव जंतु भी हैं, कुत्ते भी हैं, और जो है छोटे और जीव भी हैं, सब पाए जा रहे हैं। परंतु हम केवल खेड़ले में किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मानव की बात कर रहे हैं। तो खेड़ले का एक निश्चित क्षेत्रफल होगा बेटा, निश्चित क्षेत्रफल है खेड़ले का। और क्या है बेटा? निश्चित समय। निश्चित समय का मतलब है कि हम एक वर्ष मान लें निश्चित समय बेटा। यदि हर एक वर्ष के अंतराल पर खेड़ली की जनगणना की जाए बेटा, अंतर आएगा नहीं आएगा मनुष्य में? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है, जन्म होते हैं हर जो है समय, जन्म होते हैं और मृत्यु भी होती रहती है बेटा। जन्म दर मृत्यु दर हमारी चलती रहती है, ठीक बेटा।
तो क्या है बेटा समष्टि? हम कैसे कह रहे हैं? एक जाति के जीवों की संख्या को कह रहे हैं, कहने को तो, परंतु कब है वो एक जाति के जीवों की संख्या? किसी विशेष आवास में निश्चित समय में, किसी विशेष आवास में निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल में, ठीक, पाए जाने वाले एक जाति के जीवों की संख्या को बेटा क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। ठीक, तो ये निश्चित क्षेत्रफल है बेटा, इसमें जितने मानव पाए जा रहे हैं केरली में, उन जीवों की संख्या को यानी मानवों की संख्या को बेटा हम क्या कहेंगे? समष्टि कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? समष्टि कहेंगे। ठीक, ये समष्टि होती है बेटा। अब ये जो समष्टि है बेटा, ये केरली में पूरा जो जंतु या जो व्यक्ति पाए जा रहे हैं, मानव पाए जा रहे हैं बेटा, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? सीधा वायु, वातावरण पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है बेटा? इस हम जैसे अब सर्दी पड़ रही है, वर्तमान में बारिश हो रही है, तो बारिश से हम प्रभावित हो रहे हैं, नहीं हो रहे बेटा? जंतु प्रभावित होता है, जंतु प्रभावित होता है, नहीं होता है बेटा? वातावरण से सीधा प्रभावित होता है, नहीं? वातावरण से अंतःक्रिया कर रहा है। जैसे अब बारिश पड़ रही है तो हम बारिश से बचने जैसी क्रियाएं करते हैं। बारिश से बचने के लिए हम विभिन्न प्रकार की प्रोसेस करते हैं, वातावरण ने जो हमें सिखाया है उसके अकॉर्डिंग, है ना? तो बेटा आपने पारिस्थितिकी पढ़ा था, पारिस्थितिकी में क्या कहा था आपने? परिभाषा कैसे दी थी कि जीव और उसके चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण के साथ जो अंतःक्रियाएं होती हैं, उन अंतःक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता था? पारिस्थितिकी कहलाता। और पारिस्थितिकी ये क्या होती है? एक शाखा होती है बेटा। क्या होती है? समष्टि पारिस्थितिकी की एक शाखा होती है बेटा। तो इसके अंतर्गत बेटा क्या कर देंगे? समष्टि हम किसे कह रहे हैं? एक जाति के जीवों की संख्या कह रहे हैं। जैसे एक जाति केरल में पाई जा रही है, इस जाति का वातावरण से क्या अंतःक्रियाएं होंगी, उन अंतःक्रियाओं का अध्ययन बेटा क्या कहलाएगा? समष्टि पारिस्थितिकी कहलाएगा। तो बेटा समष्टि पारिस्थितिकी किसे कह देंगे? कि किसी विशेष आवास में पाई जाने वाली, किसी विशेष आवास में निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल में पाई जाने वाली समष्टि और उसके चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण के साथ जो अंतःक्रियाओं का अध्ययन होता है, वो क्या कहलाता है बेटा? पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है। समझ आया बेटा? पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या हो गया? ठीक, यदि नेक्स्ट हम बात करें कि जो ये समष्टि है बेटा, समष्टि के लक्षण क्या होते हैं बेटा? समष्टि के लक्षण क्या होते हैं? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे समष्टि के लक्षण बेटा। समष्टि के लक्षण या इनको हम कह सकते हैं बेटा गुण। तो बेटा समष्टि में कई सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे घनत्व। ठीक है बेटा, घनत्व पाया जाता है जातियों का। दूसरा लक्षण जो होता है बेटा, जन्म दर होती है बेटा। तीसरा होता है बेटा मृत्यु दर। ठीक बेटा, नेक्स्ट होता है बेटा प्रवसन होता है बेटा। फोर्थ होता है बेटा वृद्धि का स्वरूप है बेटा, वृद्धि का स्वरूप। ये सब क्या होते हैं बेटा? समष्टि के लक्षण होते हैं। घनत्व होता है, जन्म दर होता है बेटा, मृत्यु दर होती है बेटा, प्रवसन होती है और वृद्धि का स्वरूप होता है बेटा। ये सब किसको प्रभावित करते हैं बेटा? समष्टि को प्रभावित करते हैं। समष्टि घनत्व अधिक होगा तो समष्टि ज्यादा होगी, घनत्व कम होगा तो बेटा समष्टि कम होगी। जन्म दर ज्यादा होगा तो घनत्व बढ़ेगा, समष्टि बढ़ेगी। मृत्यु दर कम होगी तो समष्टि घनत्व बढ़ेगा। तो सब ये बेटा क्या है? समष्टि के लक्षण है बेटा। ठीक, यदि हम सबसे पहले बात करें बेटा घनत्व की बात करें, घनत्व क्या हो जाएगा? तो बेटा जैसे अभी हमने केरली की बात की थी ना, केरली निश्चित क्षेत्रफल है। ठीक, इस क्षेत्र में क्या बनी है? केरली में कॉलोनियां बनी हुई हैं। अब कॉलोनियों का यदि हमें घनत्व करना है यार, घनत्व का मतलब है बेटा कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 किलोमीटर वर्ग, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों जातियों की संख्या, जीवों की संख्या 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में
पाए जाने वाले जीवों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? घनत्व कहलाती है। ठीक, जैसे आपने देखा है जीके पढ़ते हो आप, जैसे जयपुर का घनत्व लगभग कितना आता है बेटा? 392 आता है। तो उसको एक इकाई में मानना है ना कि 1 किलोमीटर में बेटा कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं? 392 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, है ना? तो उसको बेटा हम क्या कह रहे हैं? घनत्व कह रहे हैं। तो कोई घनत्व ये है, तो घनत्व की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं बेटा? कि किसी निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल में पाए जाने वाले, निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल में पाए जाने वाले व्यष्टियों की संख्या, एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हम केवल एक जाति की बात कर रहे हैं, व्यष्टियों की संख्या बेटा क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। अर्थात हम इस तरह से कह सकते हैं कैसे कि बेटा 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाने वाले एक जाति के जीवों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? घनत्व कहलाती है। बेटा आपने एक सूत्र देखा है घनत्व का मैथ में, D बराबर m/b। D का मतलब क्या है? डेंसिटी मतलब घनत्व। m का मतलब क्या है बेटा? द्रव्यमान। m का मतलब मास बटे आयतन, आयतन। ठीक बेटा, D का मतलब डेंसिटी हो जाएगा, द्रव्यमान का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान का टर्म किससे ले सकते हैं बेटा? जीवों की संख्या से ले सकते हैं बेटा। किससे ले सकते हैं बेटा? जीवों की संख्या से। आयतन को हम किससे ले सकते हैं बेटा? क्षेत्रफल से ले सकते हैं आयतन को, क्योंकि जीवों के संदर्भ में किसमें परिवर्तित हो जाएगा? क्षेत्रफल में। तो बेटा देखिए घनत्व बराबर सूत्र क्या बन जाएगा? घनत्व बराबर इसमें 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ले लिया हमने, क्षेत्रफल कितना ले लिया बेटा? 1 वर्ग किलोमीटर ले लिया है। और बेटा जीवों की संख्या क्या ले ली है हमने? मान लीजिए इकाई ले लिया है। ठीक, इकाई मान लिया ना, 1 इकाई। ठीक, तो बेटा क्या कह सकते हैं? देखिए परिभाषा कैसे दे सकते हैं? 1 किलोमीटर को हम बेटा मीटर में भी बदल सकते हैं। 1 वर्ग मीटर या क्षेत्रफल को हम वर्ग मीटर में लिखते हैं ना। क्षेत्रफल की गणना करते हैं तो क्षेत्रफल किस में आता है? वर्ग स्क्वायर में आता है ना, स्क्वायर में। ठीक, तो घनत्व बराबर क्या हो गया? जीवों की संख्या कितनी हो गई? इकाई हो गई। क्षेत्रफल कितना हो गया? इकाई हो गया। तो घनत्व की परिभाषा कैसे दे सकते हैं बेटा? कि एक प्रति क्षेत्रफल पाए जाने वाली इकाई जीवों की संख्या को, प्रति क्षेत्रफल पाए जाने वाली इकाई जीवों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? घनत्व कहते हैं। ठीक, जैसे यह खेड़ी है, खेड़ी में 1 किलोमीटर क्षेत्र है। ठीक, या 2 किलोमीटर का क्षेत्र है, या 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। खेड़ी 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। 10 किलोमीटर में क्या पाए जा रहे हैं? 400 व्यक्ति पाए जा रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा? घनत्व कितना हो जाएगा? देखिए 10 किलोमीटर खेड़ी है, 400 व्यक्ति पाए जा रहे हैं, तो बेटा इसका घनत्व कैसा है? देखिए घनत्व कैसा हो जाएगा? क्षेत्रफल कितना है? 10 किलोमीटर, 10 नीचे आ जाएगा, 400 ऊपर चला जाएगा, 10 0 40 घनत्व आ गया इसका बेटा। कितना आ गया बेटा? 40 घनत्व आ गया। यानी कि 40 व्यक्ति पाए जा रहे हैं 1 किलोमीटर में। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति पाए जा रहे हैं बेटा? 40 पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये घनत्व कहलाता है। ठीक, अब बेटा देखिए ये घनत्व को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं बेटा? अभी तो आप इसमें पढ़ रहे बेटा, और घनत्व समष्टि के लक्षण केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन बेटा ये घनत्व को भी प्रभावित कर सकते हैं बेटा। ये कोई घनत्व है, इस घनत्व में यदि जन्म दर होगी तो घनत्व कैसा होगा बेटा? बढ़ेगा। जन्म दर बढ़ेगी तो बेटा घनत्व कैसा होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और मृत्यु दर होगी बेटा, मृत्यु दर होगी तो बेटा घनत्व कैसा होगा? घटेगा, माइनस से कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा प्रवसन 2 प्रकार का होता है, एक बहिः प्रवसन और एक अंतर प्रवसन। बहिः प्रवसन मतलब बाहर जाना, अंतर प्रवसन मतलब अंदर आना। एक होता है अंतर प्रवसन बेटा। ठीक, अंतर प्रवसन अंदर, यानी किसी समष्टि में अंदर व्यक्ति आएंगे तो घनत्व कैसा होगा बेटा? बढ़ेगा, और बाहर आएंगे तो बेटा घनत्व घटेगा। तो इस तरह से घनत्व को है ना, ये जन्म दर है, मृत्यु दर है, अंतर प्रवसन है, बहिः प्रवसन, ये सब प्रभावित करते हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरह से ये घनत्व होता है। घनत्व की गणना आसानी से कर सकते हैं।
ठीक बेटा, आगे चल के बात करते हैं कि ये जो घनत्व है ना, घनत्व के लक्ष्य अपने घनत्व को देखिए, घनत्व को कौन प्रभावित कर रहा है बेटा। तो जो घनत्व है ना, घनत्व, ये घनत्व दो प्रकार से होता है। घनत्व दो प्रकार का होता है। घनत्व कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है अशोधित। पहला घनत्व कौन सा होता है? अशोधित घनत्व है, अशोधित घनत्व है। दूसरा होता है पारिस्थितिकीय घनत्व होता है, पारिस्थितिकीय घनत्व होता है। दूसरा कौन सा होता है बेटा? पारिस्थितिकीय घनत्व होता है। ठीक, अशोधित घनत्व किसे कहते हैं और पारिस्थितिकीय घनत्व किसे कहते हैं, ये बेटा जानना है। देखिए, जब हम इस खेरड़ी की बात कर रहे थे बेटा, तो खेरड़ी में क्या पूरी खेरड़ी में सभी जीव समान रूप से पाए जा रहे हैं बेटा? नहीं पाए जा रहे ना बेटा। जीव कहाँ पर रहना पसंद करते हैं? जहां पर उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी बेटा, वहीं तो जीव ज्यादा रहना पसंद करेंगे ना। जैसे आजकल लोग गांवों से शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं बेटा? क्योंकि शहरों में उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं मिलती हैं, है ना। क्या मिलती है बेटा? शहरों में उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं मिलती है, इसलिए शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो शहरों में जनसंख्या घनत्व कैसा है? ज्यादा है, और गांवों का जनसंख्या घनत्व कम है। तो बेटा ये जो खेरड़ी है, ये विशिष्ट क्षेत्रफल है। इसमें जहां रहना पसंद करेंगे, जहां उनके लिए सुविधाएं ज्यादा होंगी, तो दो क्षेत्र हो जाएंगे। यहाँ ज्यादा जगह है, इन्हें ज्यादा जीव पाए जा रहे हैं, यहाँ कम पाए जा रहे हैं। जैसे यदि हम बात करें हिरणों की बात करें, हिरण, तो हिरण बेटा क्या पूरे जंगल में समान रूप से पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं बेटा। हिरण कहाँ पे पाए जाते हैं? ज्यादातर जहाँ पर झाड़ियाँ उपस्थित हैं, जिस वन में, जिस क्षेत्र में झाड़ियाँ उपलब्ध होंगी, उस जगह पर ज्यादा देखने को मिलेंगे, और समतल में नहीं मिलेंगे आपको देखने को, है ना। तो बेटा इसी आधार पर अशोधित घनत्व, पारिस्थितिक घनत्व होता है। अशोधित घनत्व वह होता है कि जब घनत्व की गणना पूरे क्षेत्रफल को लेकर की जाए ना, जब घनत्व की गणना पूरे क्षेत्रफल को लेकर की जाती है, तो उसे बेटा हम अशोधित घनत्व कहते हैं। जब घनत्व की गणना पूरे क्षेत्रफल को लेकर की जाती है, तो उसे अशोधित घनत्व कहते हैं बेटा। और जब बेटा है ना, घनत्व की गणना केवल जीव के रहने योग्य स्थान को लेकर की जाती है, केवल जीव के रहने योग्य स्थान को लेकर की जाती है बेटा, उसे बोलते हैं पारिस्थितिकीय घनत्व। ठीक, उसे क्या बोलते हैं बेटा? पारिस्थितिकीय घनत्व कहते हैं। तो इस तरह से दो प्रकार का होता है घनत्व, अशोधित घनत्व और पारिस्थितिकीय घनत्व। ठीक, दोनों में अंतर समझ आया आपको? केवल अशोधित घनत्व तो क्या होता है? पूरे क्षेत्रफल को लेकर की जाती है, मतलब जीव इसमें पाए जा रहे हैं, परंतु इस क्षेत्रफल को भी शामिल किया जा रहा है घनत्व की गणना के लिए। जबकि पारिस्थितिकीय घनत्व केवल इसी क्षेत्रफल को लेकर किया जाएगा, केवल जीव के रहने योग्य क्षेत्रफल को ही लेकर के घनत्व की गणना की जाती है, उसे पारिस्थितिकीय घनत्व कहते हैं। ठीक, इस तरह से दो प्रकार का घनत्व होता है। ठीक, आगे चल के बात करते हैं हम घनत्व की गणना। घनत्व की गणना, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, घनत्व की गणना है ना, घनत्व की गणना दो प्रकार की विधियों से कर सकते हैं हम। घनत्व की गणना में दो विधियां आती हैं। एक तो होती है संपूर्ण गणना, एक तो कौन सी होती है? संपूर्ण गणना, और एक होती है प्रतिचयन गणना। एक होती है बेटा प्रतिचयन गणना। संपूर्ण गणना जिसे कहते हैं बेटा कि जिसमें सभी जीवों को गिन करके घनत्व का ज्ञात किया जाता है, जिसमें सभी जीवों को गिन करके घनत्व की गणना की जाती है, तो उसे संपूर्ण गणना कहते हैं बेटा। और प्रतिचयन गणना उसे कहते हैं जब बेटा ना संपूर्ण गणना जीवों का करना कठिन होता है, जीवों की संपूर्ण गणना। जैसे हम वन में चले गए, मान लीजिए हिरणों की गणना करनी है, तो बेटा संपूर्ण गणना आसानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो विस्तृत क्षेत्रफल होता है और वो इधर उधर जा सकते हैं बेटा, एक जगह रहते हैं क्या? मानव तो है नहीं जिनको कह दिया तुम्हें यही रहना है या फिर विशिष्ट नाम है उनका। तो बेटा है ना, जीवों की संपूर्ण गणना कठिन करना होता है। जीवों की संपूर्ण गणना कठिन होता है, ये इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं।
संपूर्ण गणना कब की जा सकती है बेटा? एक तो हमारा क्षेत्रफल जो है ना, क्षेत्रफल वो कैसा हो, छोटा हो। क्षेत्रफल कैसा हो बेटा? छोटा हो। और जीवों का आकार बेटा कैसा हो? जीवों का आकार बड़ा हो। जीवों का आकार बड़ा हो ना, जब बेटा हम संपूर्ण गणना कर सकते हैं। परंतु यदि क्षेत्रफल बड़ा है बेटा तो उसकी संपूर्ण गणना करना कठिन होता है। तो बेटा उसके लिए कौन सी विधि उपयोग में लेते हैं? प्रतिचयन गणना लेते हैं बेटा। कौन सी विधि लेते हैं बेटा? प्रतिचयन गणना लेते हैं। प्रतिचयन गणना में हम कौन से जीवों की गणना कर सकते हैं? एक तो बड़े क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की गणना कर सकते हैं बेटा। इसमें बड़े क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की गणना कर सकते हैं। दूसरे छोटे आकार के जीवों की गणना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? छोटे आकार के जीवों की गणना कर सकते हैं बेटा। ठीक है। इसके अलावा बेटा हम कैसे जीवों की गणना कर सकते हैं? जो शर्मीले होते हैं ना, शर्मीले जीव, शर्मीले मतलब छुप जाते हैं देख करके हमें, तो बेटा वो छुप जाएंगे तो संपूर्ण गणना कैसे करेंगे? तो छुप जाएंगे ना, तो शर्मीले जीवों की गणना कौन से कर सकते हैं? प्रतिचयन विधि द्वारा। तो शर्मीले जीवों की गणना कौन सी विधि द्वारा की जा सकती है? प्रतिचयन विधि द्वारा की जा सकती है। तो इस तरह से बेटा घनत्वीय गणना दो विधियों द्वारा की जाती है, जिसमें संपूर्ण गणना, प्रतिचयन गणना। ठीक है, संपूर्ण गणना करना कठिन होता है, प्रतिचयन गणना करना सरल होता है। ठीक, तो बेटा इस प्रतिचयन विधि में भी है ना, जो प्रतिचयन गणना है, प्रतिचयन में भी ये विधियां आती हैं। पहली आती है क्वाड्रेट विधि आती है। प्रतिचयन गणना भी कई विधियां होती है प्रतिचयन गणना में। एक होती है क्वाड्रेट विधि, एक होती है ट्रांसेक्ट विधि। एक कौन सी होती है बेटा? ट्रांसेक्ट विधि। और तीसरी होती है रिमूवल विधि। रिमूवल। ठीक बेटा, तो प्रतिचयन गणना में तीन विधियां काम में ली जाती है बेटा, क्वाड्रेट विधि, ट्रांसेक्ट विधि और एक रिमूवल विधि। बेटा इसमें गणना कैसे की जाती है कि जो एक क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को किसमें विभक्त कर लिया जाता है बेटा? किसमें विभक्त कर लिया जाता है? छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर लिया जाता है। और छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेट कहते हैं। और उस क्वाड्रेट में पाए जाने वाले जीवों की गणना कर ली जाती है, उस विधि को बेटा क्वाड्रेट कहते हैं। ठीक, तो क्वाड्रेट विधि में हम किनकी गणना कर सकते हैं बेटा? जो कैसे होते हैं? चलायमान जंतु होते हैं। चलायमान जंतु की गणना क्वाड्रेट विधि द्वारा कर लेते हैं। जबकि कुछ ऐसे जंतु ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो कैसे होते हैं? घुमंतु होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? घुमंतु होते हैं। तो घुमंतु प्रकार के जंतुओं की गणना किससे करते हैं? ट्रांसेक्ट विधि द्वारा। जैसे कोई ये वन क्षेत्र है, तो वन क्षेत्र में कोई एक निश्चित क्षेत्रफल का एक ट्रांसेक्ट बना लिया जाता है, जिसके आसपास के क्षेत्रफल को लेकर के जो प्रयोग करता होगा इस क्षेत्रफल तक चलेगा, इस क्षेत्रफल चलेगा और 5 मीटर इधर की और 5 मीटर इधर की क्षेत्रफल की गणना करता चलेगा और सीधा चलेगा। तो बेटा ये सीधा चलना जो है क्या कहलाता है? ट्रांसेक्ट कहलाता है, या इसको बेल्ट कह सकते हैं, ट्रांसेक्ट बेल्ट। ठीक है, इस ट्रांसेक्ट बेल्ट के आधार पर दोनों साइड पाए जाने वाले जीवों की गणना कर ली जाती है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसेक्ट विधि कहते हैं। ट्रांसेक्ट विधि में एक विशिष्ट क्षेत्रफल का क्या करते हैं? हम एक ट्रांसेक्ट चुन लेते हैं और ट्रांसेक्ट के दोनों साइड जीवों की गणना करते जाते हैं, उसे बोलते हैं बेटा ट्रांसेक्ट मेथड। ठीक, नेक्स्ट है बेटा रिमूवल विधि। रिमूवल विधि में क्या होता है बेटा कि जीवों को कैसे गिना जाता है कि एक प्रयास में जीवों को गिना और उनको अलग कर दिया, दूसरे प्रयास में जीवों को गिना और उनको अलग कर दिया, तीसरे प्रयास में जीवों को गिना और उनको अलग कर दिया। मतलब गणना करने के लिए जीवों को निकाला जाता है और उनको हटा दिया जाता है, दूसरे आवास में स्थापित कर दिया जाता है। एक आवास से गिना, दूसरे आवास में स्थापित कर दिया, एक आवास में गिना, दूसरे आवास में स्थापित कर दिया उनको। तो इस तरह की गणना जो कहलाती है बेटा रिमूवल गणना कहलाती है। जैसे यदि हमें किसी जलाशय में मछलियों की संख्या ज्ञात करनी है, मछलियों का घनत्व ज्ञात करना है, तो बेटा रिमूवल विधि का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मछलियों की संख्या
क्या होती है, फिक्स नहीं है। तो पहले प्रयास में हम जितनी मछलियों को निकालेंगे उसको दूसरे जलाशय में छोड़ देते हैं, ठीक है, हमको पता है उसका। दूसरे प्रयास में जितनी मछली निकालेंगे उसको भी जो जिस जलाशय में उसमें छोड़ देंगे, और दूसरे प्रयास में कितनी मछलियाँ आई उसको काउंट कर लेते हैं, मतलब उनको हटा हटा करके गणना की जाती है, जिसे रिमूवल विधि कहते हैं। ठीक बेटा, तो प्रतिचयन विधियों में ये 3 विधियां काम आती हैं प्रतिचयन गणना में। कोऑर्डिनेट विधि, जिसमें जीवों की गणना इकाई बना करके की जाती है, इकाइयों में बांट कर की जाती है किसी क्षेत्रफल को। जब किसी क्षेत्रफल को इकाइयों में बांट देते हैं तो उन इकाइयों को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट, और उस विधि को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट विधि। दूसरी है ट्रांसेक्ट विधि। ट्रांसेक्ट विधि में ट्रांसेक्ट बना जाता है और ट्रांसेक्ट के दोनों ओर जीवों की गणना की जाती है, और रिमूवल विधि में जीवों को हटा हटा करके गणना की जाती है। तो इस तरह से गणित की गणना की जा सकती है। ठीक, तो इस तरह से ये समष्टि के लक्षण है, जिसमें पहला आप पढ़ चुके हैं गणित। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवर्षण, वृद्धि का स्वरूप। इनको बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।